ओके, तो जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करी थी और अपन ने फर्स्ट चैप्टर लिया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपन ने कर लिया था। और उस फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जनरल सा इंट्रोडक्शन करा था कि किसी भी मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ओवरऑल में बात करूँ तो कल जो अपन ने बातें करी थी वो अपन ने पहले सीख रखी है, मतलब आपने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा, 7th 8th 9th में ये सारी चीज़ें बता दी जाती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो एक्चुअली अपन जो कल केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, है ना, जो केमिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, वही एक्चुअली आगे चलकर क्या बोल देते हैं, उन्हीं को अपन केमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं। तो अगर आपको कल वाली बातें समझ ना आई हो, अगर समझ आई हो तो अच्छी बात है, अगर ना भी आई हो तो आपका काम चल जाएगा। कल वाली सारी बातें बियॉन्ड द एनसीईआरटी थी। कल अपन ने एनसीईआरटी को टच भी नहीं करा था। आज अपन एनसीईआरटी में एंटर करते हैं। जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन से। कुछ एक छोटी-छोटी बातें बता रखी है कि आप अपनी डेली लाइफ में आपके चारों तरफ है वो कुछ चेंजेस देखते हो, जैसे दूध से दही का बनना, ये वो काफ़ी छोटी-छोटी बातें कर रखी है ना। तो उनको अपन मतलब कि वो जो चेंजेस दे रखे हैं वो बता रखा है कि आप अपने आस-पास में चेंजेस देखते हो। तो उसी बेसिस पर अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो बेस है वो वहाँ से लेते हैं अपन। तो आज अपन स्टार्ट करें कि केमिकल चेंज एक्चुअल में होती क्या है? केमिकल चेंजेस होते क्या हैं? तो मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन लिखूँगा। जो कल अपन ने बात करी थी वो तो एक सिंपल सी बात हो गई कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उन्हीं को मैं केमिकल रिएक्शन बोल दूँगा। लेकिन वो तो एक सिंपल सी बात हो गई। आज अपन जो केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बोलती है, उसको आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, ए प्रोसेस। ए प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा इसको ना, वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू और मोर देन मोर देन टू। यहाँ पर आप नोट्स की टेंशन मत लेना, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे, मतलब अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर नोट्स बढ़िया से प्रोवाइड करेंगे। मैं बता रहा हूँ, वहाँ से नोट्स आप तैयार कर लोगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे नोट्स वहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगे। वापस से आते हैं। ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस react to form a new sorry a new substance with new chemical properties आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं, और आइडेंटिटीज है ना, और आइडेंटिटी मतलब क्या है इस चीज का, अभी मतलब समझते हैं, डिकोड करते हैं। इस पूरी डेफिनेशन को डिकोड कर लेंगे अपन। डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, टू और मोर देन टू। जैसे मैं बोलूं टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी। क्या बोला है डेफिनेशन ने, इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ये प्लस का साइन क्या बता रहा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा, ये दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ आकर रिएक्ट करते हैं। किस लिए रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म, किस लिए रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस बनता है, ये जो नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी, ये जो नया सब्सटेंस बनता है ये नई केमिकल प्रॉपर्टीज और नई आइडेंटिटी के साथ बनता है। सर बात समझ नहीं आई, अपन रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर इस बात को समझेंगे। पहले वापस से डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ आते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस है ये टोटली नए न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होता है, ये टोटली न्यू केमिकल
प्रॉपर्टीज के साथ होता है। सर कोई एग्जांपल दो जो हम रियल लाइफ में देखते हों। जैसे मैं बोलूँ, आप देखते होंगे ना घरों में अपन क्या करते हैं, मिल्क होता है ना, मिल्क। हाँ सर, मिल्क होता है, उसमें हम थोड़ा-सा कर्ड मिक्स कर देते हैं, है ना सर? इसमें थोड़ा-सा कर्ड मिक्स कर देते हैं, जामण देना बोलते हैं इसको ना, देसी भाषा में अपन गाँव में ऐसा बोलते हैं, जामण देते हैं। तो मिल्क में थोड़ा-सा क्या कर दिया अपन ने, कर्ड मिक्स कर दिया, तो सर जो नया सब्सटेंस बना वो कर्ड बना। मतलब देखो, ये जो मिल्क था इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, ये जो कर्ड है इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। सर इसमें भी ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो पाया। चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। है ना, थोड़ा-सा इनोवेटिव एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कार्बन आपने सुना होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना? इसको हटा देता हूँ, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। मैंने बोला आपने कार्बन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। कार्बन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, कोई एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जो कैसा होता है, जैसे समझ लो कार्बन एक तरीके से कोयला जो होता है, कोल होता है, उसी को कार्बन बोल देते हैं अपन। तो कार्बन क्या होता है? एक सर सॉलिड होता है ना, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं, इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं, ये कैसा है? ये सर सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड है। कोयला कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये कोल है। इसकी कोल मतलब कि कार्बन को कोल बोल सकते हैं, पण एक्चुअली ये कोल नहीं होता, कार्बन एक कंपाउंड होता है, या कार्बन एक एटम होता है। और जो कोल है, जो कोल है वो इसी का रूप होता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये कोयला है। इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन से करा देता हूँ। हाँ सर, ऑक्सीजन का हमें पता है ये एक गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? एक गैस होती है। छोटी क्लासों में हम इसको लाइफ गैस भी बोलते थे ना। हाँ सर, इसको लाइफ गैस बोलते थे। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक नई गैस बनती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस है। अब देखते हैं क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग है क्या। मैंने बोला जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, यहाँ पर दो सब्सटेंस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर कर कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और ये जो नया सब्सटेंस है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे डिफर होगी। हाँ सर, ये तो लाइफ गैस है, और ये तो वो गैस है जो अपने लिए पॉइजनस होती है। पॉइजनस का मतलब, हम जब अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, है ना, ब्रीथिंग की जब बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? जब हम इनहेल करते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन 5th चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे इन सारी बातों को। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, या फिर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं। वो छोटी बातें होती है कि ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये सारे डाउट्स आपको 5th चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अपन जो छोटी बातें हैं छोटी क्लासों में पढ़े थे उसी तरीके से पढ़ लेते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, मतलब ये लाइफ गैस है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सिल करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो एक्सिल हम कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, मतलब ये पॉइजनस होती है। हाँ सर, ये तो हमारे लिए लाइफ गैस है और ये पॉइजनस है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। देखो, जो लाइफ गैस थी वो कार्बन से रिएक्ट करके, ये कार्बन सॉलिड था, इसका भी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, इसका भी जो केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर जाकर चेंज हो गई। मतलब क्या है? जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे, तब क्या होंगे? जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा या जो सब्सटेंस बनेगा वो नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद आपको डेफिनेशन समझ आई केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और चलता है आपके केमिकल इक्वेशन का, है ना, केमिकल इक्वेशन का। तो पहली बात तो हम समझते हैं, जैसे हम हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या पड़ी थी, है ना, इस चीज की जरूरत ही क्या पड़ी होगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो सर केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? केमिकल केमिकल इक्वेशन।
सर ये केमिकल इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने इक्वेशन का, रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा, आपको पूरा लिखना है। लेकिन अब बात करते हैं सर केमिकल इक्वेशन, पहले बात तो होता क्या है, और होता है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं बात करता हूँ, अपन एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। ऐसा इसका ना रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, जैसे डिस्क्लेमर देते हैं ना, इसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वैसे ये जो स्टोरी बना रहे अपन, इसका भी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल एक अपन बना रहे, टॉपिक से रिलेट कर पाए अपन, है ना, टॉपिक से रिलेट कर पाए। मैं एक बात बताता हूँ, जब साइंटिस्ट लोग इन रिएक्शंस को लिख रहे थे, है ना, जैसे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, कार्बन, अभी जो अभी अपन ने रिएक्शन करके देखी थी उसी को मैं लिखता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यही करवाया था अपन ने। हाँ सर, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था और आपने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया था, कार्बन डाई ऑक्साइड बना लिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था वहां पे। हाँ सर, ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ था, कार्बन था, उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई थी। तो इसको देखो ध्यान से, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि सर काफी सारी चीजें हमें लिखनी पड़ी है ना। और आपको पता है इंसान जो होते हैं वो शुरू से ही है ना आलसी होते हैं, हम भी सर आलसी है। जैसे देखो मैंने भी रिएक्शन को REXN लिख दिया, वरना मैं पूरा भी लिख सकता था ना, REACTION, इक्वेशन को EQ के ऊपर छोटा सा एन लगा दिया। मतलब जो इंसान होता है उसकी फितरत होती है, उसमें आलस होते हैं, है ना, आलसी जिसको बोलते हैं अपन। तो पहले के लोग ऐसा समझ सकते पड़े कि वो भी आलसी थे, तो उन्होंने इसका शॉर्टकट निकाल लिया। उन्होंने क्या करा, इस चीज का शॉर्टकट निकाल लिया। मतलब एक्चुअल में ये केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगर ये समझ आई हो तो मैं केमिकल इक्वेशन के लिए एक बात लिखना चाहता हूँ। मैं क्या बात लिखना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात लिखना चाहता हूँ। एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिकल, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी भी देखो मैंने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा, है ना। तो ऐसा ही उन लोगों ने भी सोचा होगा कि हम इतनी इतनी बड़ी बातें क्यों लिखे। जैसे मेरे को लिखना पड़ रहा है ना, मीथेन लिखूंगा मैं, सर मीथेन क्या होता है बात करेंगे इसकी भी। मीथेन हो गया सर, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, है ना, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, पूरा लिखता हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर सर वाटर बनाएंगे। तो इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ रही है मेरे को, देखो मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जगह पर लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला, क्यों ना मैं इनके फॉर्मूले बना लूं, है ना, क्यों ना मैं इनके फॉर्मूले यहाँ पर यूज करना शुरू कर दूं। और उन फॉर्मूले को यूज करने को ही अपन क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने बात करी थी ना, अभी मैंने बात करी थी कार्बन, ये पूरा कार्बन लिखने के बजाय मैं इसकी जगह पर C लिख दूं, प्लस ऑक्सीजन गैस, इतना बड़ा लिखना पड़ा था उनको, ऑक्सीजन गैस। क्यों ना मैं इस ऑक्सीजन गैस की जगह O2 लिख कर काम खत्म कर दूं। फिर बाद में सर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, सर इतना बड़ा, और फिर बाद में गैस और लिखना पड़ा था। इतनी बड़ी बात लिखने के बजाय क्यों ना मैं यहाँ पर CO2 लिख कर काम खत्म कर दूं, ना, कितना शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या मेथड निकाला, केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड निकाला। आई होप आपको केमिकल इक्वेशन की भी बात समझ आई होगी। अब वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी पहले क्या दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक और होता है बीच में, वो एनसीईआरटी में ढंग से मेंशन नहीं कर रखा, अपन उसको अलग निकाल के पढ़ेंगे, है ना। आपके एनसीईआरटी में मैं थिंक डायरेक्ट यहाँ से आगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना बता रखा है। लेकिन अपन बैलेंसिंग से पहले एक छोटी सी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये सारी बातें अपन ने कर ली है, ये आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से, वेल मैनर तरीके से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक लाता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक लाता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसकी काफी बातें कर रखी है। तो क्यों ना मैं सर एक बार इसको साइड में निकाल कर आराम से बढ़िया तरीके से खत्म कर लूँ, ताकि ये आगे दिक्कत ही ना दे। तो मैं इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा ना, अभी अभी बनाई है मैंने ट्रिक, इसकी एक ट्रिक भी करेंगे अपन, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक सारे याद हो जाएंगे। वैसे 5 मिनट का ही टॉपिक है। मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल
रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। बात समझ नहीं आई सर, टॉपिक का नाम हमें समझ नहीं आया। मतलब क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीजें वहां पर हो सकती है, मतलब कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से फिनोमिना वहां पर हो सकते हैं, है ना, कौन कौन से फिनोमिना वहां पर हो सकते हैं, उन्हीं को मैं क्या बोल देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब केमिकल रिएक्शन होगी, तब क्या क्या चीज पॉसिबल है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैं एक पहले यहाँ पर पहले ही एक ट्रिक लिख देता हूँ ना, पहले ही एक ट्रिक लिख देता हूँ, अभी नई नई आई है मार्केट में। चैट जीपीटी का नाम सबने सुना होगा, हाँ सर, चैट जीपीटी एक नया एआई टूल है, चैट जीपीटी। ये अच्छा, इधर लिखते हैं इसको ना, चैट जीपीटी, इधर लिखता हूँ, चैट जीपीटी। जब भी सर ट्रिक लिखते हैं हम, तो जो जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं के मीनिंग्स निकाल के चलते हैं। मतलब ये मीनिंगलेस बातें हैं, ये जो ये सॉरी HAT है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इससे मीनिंग निकालता हूँ मैं, C फॉर कलर, C फॉर कलर। अभी समझाता हूँ इनके मतलब क्या है, फिलहाल लिख लेते हैं, C फॉर कलर, G फॉर गैस इवोल्व, गैस इवोल्व, गैस इवोल्व, सारे पॉइंट समझेंगे। P फॉर प्रेसिपिटेट, सर ये क्या होता है प्रेसिपिटेट, अभी समझते हैं प्रेसिपिटेट। और टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। अच्छा, क्या टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है वो हीट जैसा ही होता है क्या? हीट मतलब हीट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो क्या मैं इस टेम्परेचर को हीट भी बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोल सकते हो। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, हीट ही तो होता है। हीट क्या होती है, हीट एक टेम्परेचर होती है, हीट क्या होती है, टेम्परेचर होती है। तो हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही बात है। चलो अब एक एक चीज की बात कर लेते हैं। मतलब जब भी इस ट्रिक को याद रखना, चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, चैट में सी फॉर कलर, सी फॉर कलर, कलर चेंज भी लिख दो यहाँ पे, कलर चेंज, कलर चेंज। ये HAT का मतलब कोई है नहीं, क्योंकि मैंने तभी इनको स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है। सर जी, जी का मतलब गैस इवोल्व होंगे, पी का मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, और टी फॉर टेम्परेचर यानी कि हीट। अब बात करता हूँ एक एक चीज की, ये बात करता हूँ एक एक चीज की, आप लिख लेना जहाँ पे हेडर होता है आपकी बुक का, ताकि याद रहे। जो नोटबुक नोट्स बनाते हैं वहाँ पे हेडर पर लिख लेना चैट जीपीटी, और फिर इसमें मीनिंग्स लिख लेना। अब बात करते हैं वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक की, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक की भी अपन बात कर लेते हैं। मैं इधर और लिख दूंगा, कॉर्नर में लास्ट में और लिख दूंगा इस बात को। मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब यहाँ पर है किसी भी केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हैं। नंबर एक मैंने लिखा कलर, नंबर एक मैंने क्या लिखा, कलर चेंज, कलर चेंज। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तब कलर चेंज हो सकता है, नॉट ऑलवेज। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ऑलवेज कलर चेंज ही होगा, कैन भी, है ना, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन में एक ही बात लिख देता हूं, इन केमिकल रिएक्शन कलर, कलर कैन बी, कलर कैन बी चेंज। मतलब कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सर कोई इसका एग्जाम्पल? हाँ एग्जाम्पल है। अच्छा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, रस्ट ऑफ सॉरी रस्टिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। 7th क्लास में एक टॉपिक भी था रस्टिंग ऑफ आयरन का। मतलब जो लोहा होता है उस पे जो जंग लगने की प्रोसेस होती है, रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो एक्चुअल में क्या होती है, केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होती है। तो आपने देखा होगा जब रस्टिंग होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, ब्राउनिश कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। हाँ मतलब क्या होता है, जो केमिकल चेंज होती है उसमें केमिकल चेंज होता है, उसमें कलर चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं अपन। तो केमिकल रिएक्शन में कलर कैन बी चेंज, मतलब कलर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ये काफी बियॉन्ड द एनसीईआरटी जा चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो रस्टिंग है ना, रस्टिंग, रस्टिंग में क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरा अपन ने बात करी थी गैस इवोल्व, गैस इवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है बनना, इवोल्व, इवोल्व का मतलब रिलीज होना, बनना। तो गैस भी इवोल्व हो सकती है, गैस कैन बी इवोल्व, गैस कैन बी इवोल्व, गैस कैन बी इवोल्व। अभी अभी देखा था कार्बन प्लस कार्बन प्लस
ऑक्सीजन मिलकर गैस ही बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, गैस ही बन रही थी। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स है, वो भी देखेंगे अपन, है ना, आगे चलकर देख लेंगे जब रिएक्शंस करेंगे। तो गैस भी बन सकती है। दो बातें हो गई, एक कलर चेंज हो सकता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर चेंज हो सकता है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन में जो गैस है वो भी बन सकती है, गैस इवोल्व हो सकती है ना, गैस क्या हो सकती है, गैस कैन बी इवोल्व। तीसरी टॉपिक क्या है, तीसरी बात क्या हो सकती है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब पहले इस प्रेसिपिटेट को समझते हैं। शायद हिंदी में इसको विक्षेप बोलते हैं ना, प्रेसिपिटेट को हिंदी में विक्षेप बोलते हैं। देख लेना एनसीईआरटी में, अगर हिंदी मीडियम है तो आपका। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूशन बनता है ना, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, मतलब सॉल्यूशन में जो सोल्व नहीं हुआ, जो डिसोल्व नहीं हुआ, उस पार्ट को मैं क्या बोल देता हूँ, उस पार्ट को मैं प्रेसिपिटेट बोल देता हूँ। इसको स्टार मार्क कर लो, आपको याद होना चाहिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट, पार्ट ऑफ, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट बोलता हूँ। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो ऐसे एरो बनाकर अपन ऐसे नीचे का साइन बनाते हैं। आगे बात कर लेंगे सिंबल्स की भी, कि सिंबल्स का मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। जब भी आपको कहीं पर केमिकल रिएक्शन में ऐसा एरो दिखाई दे, है ना, नीचे एरो दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है। अच्छा, यहाँ पर गैस इवोल्व में भी बता देता हूँ। जब भी गैस इवोल्व होगी तो ऐसा एरो दिखाई देगा आपको ऊपर, मतलब क्या है, गैस बनेगी तो वो हवा में उड़ जाएगी ना, ऊपर का मतलब हवा में चली जाएगी। प्रेसिपिटेट क्या होगा, जब भी कोई चीज इनसॉल्युबल होती है, जैसे मैं बोलूं एक ग्लास में मिट्टी को डिसोल्व करने की कोशिश करो, वो डिसोल्व नहीं होगी, मतलब जो मिट्टी है, सैंड है, वो क्या है, इनसॉल्युबल है, तो वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगी, बॉटम में जाके बैठ जाएगी। तो ये साइन बता रहा है कि प्रेसिपिटेट बॉटम में जाता है। ये साइन क्या बता रहा है, जो प्रेसिपिटेट है, जो इनसॉल्युबल पार्ट है सॉल्यूशन का, वो नीचे बॉटम में चला जाएगा। और गैस हमें पता है, जब भी गैस रिलीज होती है तो वो एयर में फैल जाती है ना, वो रिलीज होकर वापस से ऊपर जाती है। तो गैस ऊपर के साइन है, प्रेसिपिटेट नीचे का साइन है। तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं सर, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर था, मैंने बोला टेम्परेचर को हीट भी मैंने बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपन केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में। सर कैसे करते हैं मैं बताता हूं अभी। हीट का मतलब, हीट का मतलब है या तो मैं हीट दूंगा, है ना, दोनों के एग्जाम्पल भी दूंगा मैं भी। इसको ऊपर से हटा दूं मैं, शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं। चलो यहाँ पे तो कर लेते अपन, दो टाइप्स तो कर लेते, फिर ऊपर लिख लेंगे इसको। मैंने बोला या तो मैं हीट केमिकल रिएक्शन में दे रहा हूं, या तो हीट दी गई हो, गिव हीट, है ना, हीट दी गई है, गिवन हीट या गिव हीट लिख सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया गया हो, ओवरऑल मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ाया गया हो या टेम्परेचर दिया गया हो, या फिर रिलीज हीट, या फिर रिलीज हीट या रिलीज टेम्परेचर बोल सकता हूं मैं। या तो हीट रिलीज होगी या हीट दी जाएगी। सर बात समझ नहीं आई, अभी समझाता हूं मैं आपको, अभी समझाता हूं। जैसे मैंने बोला इस बेसिस पर, है ना, हीट को दिए जाने के बेसिस पर या हीट के रिलीज होने के बेसिस पर मैं जो केमिकल रिएक्शन है इसको दो क्लास में या दो टाइप में क्लासिफाई कर लेता हूँ। पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर समझते हैं इनके मतलब। अगर हीट दी गई है, अगर हीट दी गई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो। ये थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा आपको ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता हूँ इसको मैं। इसको मैं क्या बोलूंगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट रिलीज होती है तो इसको मैं एक्सो थर्मिक रिएक्शन बोलूंगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। अभी इसको ऊपर लेकर समझते हैं ना, इस ऊपर वाली चीजों को हटाकर यहाँ पर समझते हैं। ये तीन चीजें समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, दूसरा गैस इवोल्व हो सकती है, तीसरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, और चौथा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर या तो रिएक्शन को दिया गया होगा या फिर रिएक्शन होने के टाइम पर रिलीज हुआ होगा, है ना। टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर का मतलब हीट, है ना, तो या तो हीट दी गई होगी या फिर हीट रिलीज हुई होगी। जैसे मैं किसी चीज को गर्म करता हूँ, है ना, जैसे मेरे को कोई रिएक्शन करवानी है, उसके लिए मैंने गर्म करा, उसके लिए मैंने क्या करा, जैसे आपके एग्जांपल दे भी रखा है, एनसीईआरटी के फर्स्ट ही पेज पर दे रखा है ना, वो मैग्नीशियम का रिबन ले रखा है, उसको हीट कर रहे हैं ना, उसको हीट करे, हीट करने का मतलब उस मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जा रहा है। एक रिएक्शन भी दे रखी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस रिएक्शन की बात करेंगे आगे अपन चल के, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिलहाल उसको।
यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ Mg, है ना, Mg प्लस O2, फिर से 2MgO, ऐसे लिख रखा है आपके ना 2MgO। ये एक रिएक्शन दे रखी है। ये रिएक्शन किसकी है? एक्टिविटी 1.1 की है। एक्टिविटी 1.1 क्या है कि सर एक रिबन ले रखा है हमने मैग्नीशियम का, उस मैग्नीशियम के रिबन को अगर मैं जलाऊंगा, उस मैग्नीशियम के रिबन को मैं जलाऊंगा तो वो एक चमकदार, है ना, वो एक डिजलिंग, एक चमकदार रोशनी के साथ जलेगी। डिजलिंग का मतलब चमकदार, एक चमकदार रोशनी के साथ जलेगी, है ना, सफेद रोशनी के साथ, व्हाइट डिजलिंग रोशनी के साथ जलेगी। वो एक व्हाइट डिजलिंग लाइट बनेगी और वो जलेगी, और उससे एक व्हाइट पाउडर बनेगा जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसको मैं क्या बोलता हूँ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलता हूँ। ये आपकी एक्टिविटी 1.1 भी हो गई। वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, है ना, अब कोई नहीं बोलेगा एक्टिविटी नहीं हुई हमारी। एक्टिविटी 1.1 में क्या है? एक मैग्नीशियम की रिबन है, उसको मैंने हीट करा है। वहां पे क्वेश्चन भी दे हैं, वो क्वेश्चन भी दे रखा है कि आपको चेतावनी जिसको बोलते हैं अपन, है ना, कि ये जो एक्टिविटी है वो टीचर की निगरानी में करनी है, तो मैं मना ही कर देता हूँ, आपको ये एक्टिविटी करनी ही नहीं है। मैं समझा देता हूँ होता क्या है। मैग्नीशियम होता है, उसका रिबन होता है। रिबन का मतलब ऐसा समझ लो जैसे ये है ना, ये रिबन टाइप का है, ये मैग्नीशियम का रिबन है। अगर मैं इसको हीट दूंगा, है ना, इसको मैं हीट देना शुरू करता हूँ। हीट देने का मतलब रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, जब भी चीज जलती है, जब भी कोई चीज बर्न होती है, तो बर्निंग के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है? ऑक्सीजन है ना, जो बर्निंग के लिए जरूरी, कंबशन या बर्निंग, है ना, आपने पढ़ा भी होगा कंडीशन ऑफ कंबशन। कंबशन की जो कंडीशन है उसमें ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो कंबशन है वो नहीं होगा। कंबशन का मतलब बर्निंग। तो मैं कंबशन कर रहा हूँ, कंबशन यानी कि बर्निंग कर रहा हूँ। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के रिबन को रिएक्ट करवा रहा हूँ। ये मैग्नीशियम की रिबन है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। तो जब मैं ये रिएक्शन करवाता हूं, जब मैग्नीशियम की रिबन जलेगी, तो यहां से क्या होगा? व्हाइट डिजलिंग लाइट मिलेगी। व्हाइट डिजलिंग लाइट का मतलब ये फ्लेम, या फ्लेम बोल सकते हैं ना, लाइट की जगह पर अपना फ्लेम बोलेंगे। एक ज्वाला बनेगी, कैसी? व्हाइट कलर की। और डिजलिंग का मतलब है चमकदार, चमकदार रोशनी जैसी एक ज्वाला बनेगी। और नीचे जो पाउडर बनेगा वो कैसा बनेगा? व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा। ये थोड़ा सा अदर चले गए थे, अपन वापस से आते हैं। ये अपन ने समझा कि अपन ने यहाँ पर क्या दी है? हीट दी है। यहाँ पर ऐसा एक साइन भी बना होता है। ये साइन एक्चुअली किसका होता है? हीट, हीट देने का साइन होता है। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, है ना, बेक आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टेम्परेचर या हीट, केमिकल जो रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक कैरेक्टर है क्या? हीट। या तो हीट दी जाएगी या हीट रिलीज होगी। दिए जाने का एग्जाम्पल ये रहा। एक और एग्जाम्पल करेंगे अपन, और एक हीट रिलीज होगी या फिर हीट रिलीज होगी। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें दो चीजें हो सकती है। वापस से आता हूं मैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें दो चीजें हो सकती है। या तो हीट देना पड़ेगा या तो हीट रिलीज होगी। कौन कौन सी दो चीजें हो सकती हैं? या तो हीट दी जाएगी या फिर हीट रिलीज होगी। अब इसको ऊपर लेकर समझने की कोशिश करते हैं, इसको ऊपर लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ गई, मैं यहाँ पर समझाता हूँ इस बात को। यहाँ पर इस बात को समझते फिर इस क्लास को यहीं पर बाइंड करेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग है वो कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको सोलो करेंगे, सोलो का मतलब अकेला करेंगे उसको, ढंग से समझेंगे उसको, एक क्लास में केवल उसी को पढ़ेंगे। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं कि जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, जो फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक था हीट वाला, टेम्परेचर या हीट वाला। हीट या तो देनी पड़ रही थी, हीट या तो क्या करनी पड़ रही थी? देनी पड़ रही थी, या तो इससे रिलीज हो रही थी। और इस बेसिस पर, हीट देने या रिलीज होने के बेसिस पर, मैं केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर लेता हूं। यहाँ पे पहले लिख देता हूं हीट गिवन। अगर हीट देनी पड़ेगी तो मैं क्या बोलूंगा? हीट रिलीज। अगर हीट रिलीज होती है तो मैं क्या बोलूंगा? और उनके एग्जाम्पल यहीं पर लिख लेते हैं। पहली बात तो इन नाम से ही अपन पता कर लेते हैं। हीट गिवन, गिवन का मतलब एंट्री, है ना। गिवन का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसमें मैंने एंट्री करवा दी, है ना, एंट्री, एंडो। अब इस नाम से समझते, हीट गिवन, केमिकल रिएक्शन में हीट दी गई, है ना, केमिकल रिएक्शन में दी गई। मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन चल रही थी, उसमें एंट्री करवा दी अपन ने, किसकी? हीट की, मतलब एंडो। इधर नाम देखो इसका क्या है? एंडो। क्या एंडो आपको ऐसा नहीं दे रहा, ऐसा फील नहीं दे रहा कि एंडो का मतलब कहीं पर एंट्री दिला रहे हैं ना? एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड एंट्री दिला रहे हैं। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पर है ऐसी केमिकल रिएक्शंस
है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट दी गई हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक लाइन में केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट यूटिलाइज या गिवन। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, उपयोग हुई हो, यूटिलाइज हुई हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन को मैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोल सकता हूँ। इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। यूटिलाइज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आपको ये बात समझ आई होगी। एंडो का मतलब एंट्री है ना, एंडो का मतलब दी गई है, एंडो का मतलब, इस एंडो का मतलब क्या समझेंगे अपन, एंट्री करवाई है। एंडो यानी कि हीट दी गई है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट दी गई हो उसको मैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ। दूसरे हाथ पर मैंने बोला एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये तो और भी इजी है सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये तो और भी इजी है। एक्सो का मतलब एग्जिट से है, एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट से है। और एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, है ना। एग्जिट का मतलब क्या होता है सर, बाहर निकलना, बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, हीट रिलीज। मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो, उस केमिकल रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोल सकता हूं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। इनके एक एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि नीचे ना लिखना पड़े, नीचे की चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स में, वापस से देख लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, हीट के बेसिस पर मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। किस बेसिस पर, हीट दी जा रही है या हीट रिलीज हो रही है, इस बेसिस पर मैं केमिकल रिएक्शन को दो क्लास में या दो टाइप्स में क्लासिफाई कर लेता हूँ, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब एंट्री, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट दी गई हो, हीट की एंट्री कराई गई हो। एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, ना, बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। तो एक एक सॉलिड सॉलिड एग्जांपल इनके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनके एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ इनके नाम के साथ, है ना, इनके नाम के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इधर लिख देता हूं मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन वर्ड में लिख देता हूं, हीट यूटिलाइज। यहाँ पर क्या होगा, हीट यूटिलाइज होगा। यहाँ पर क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। एग्जाम्पल, अब इनके एग्जाम्पल में बताता हूँ। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी। हाँ सर, छोटी क्लास में अपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। क्या हो रहा था फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में सर कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर आ रहा था, सनलाइट आ रही थी। तो सनलाइट, सनलाइट को देखो, क्या सनलाइट हीट ही है क्या, है ना सर। थोड़ी देर धूप में जाकर देखो, इस टाइम पे ना काफी ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी देर धूप में खड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा। सॉरी, है ना, कैमरा हिल गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इज इट स्टेबल।